मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित कराने में जुटे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टाटा ग्रुप के प्रमुख एन चंद्रशेखरन से फोन पर चर्चा की। इसके बाद शिवराज सिंह ने बताया कि टाटा ग्रुप प्रदेश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने को तैयार हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी टाटा ग्रुप ने सहयोग देने पर सहमति जताई है। दिल्ली सरकार के लिए संकट मोचक बनेंगे विवेक तनखा। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रोटरी क्लब ने सांसद तनखा पर संकट काल में भरोसा जताया है। विवेक तनखा को दिल्ली के अस्पतालों की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही 10 ऑक्सीजन प्लांट सहित 100 बिस्तर का अस्पताल भी यहां स्थापित होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आभार जताया है सांसद का। साथ ही सांसद तनखा और रोटरी क्लब का मदद का भी आभार उन्होंने जताया। तो आपको बता दें, 6 करोड़ की लागत से यहां ऑक्सीजन प्लांट 10 ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए जाएंगे। दिल्ली की जनता को कोरोना से इस जंग में एक बड़ी राहत मिलेगी। जिम्मेदारी मिलते ही 10 ऑक्सीजन प्लांट में से 5 का इंस्टॉलेशन का काम भी पूरा हो चुका है और बचे हुए 5 ऑक्सीजन प्लांट आने वाले दिनों में पूरे हो जाएंगे। इधर जबलपुर में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कांग्रेस के विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा। प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया, तरुण भनोत और विनय सक्सेना ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। साथ ही कांग्रेस विधायकों की ओर से सरकार को एक अहम प्रस्ताव दिया गया। लिखित प्रस्ताव में कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि अगर सरकार तय दाम पर कोरोना के टीके उपलब्ध करवा दे तो वो निजी खर्च पर जबलपुर के तमाम लोगों का वैक्सीनेशन करवा देंगे। बैठक में ये बात भी सामने आई कि जबलपुर में 18 साल से ज्यादा उम्र के 1 लाख लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन सरकार ने 1 और 2 मई को उनका वैक्सीनेशन टाल दिया। कोविड की जब दूसरी लहर आई, आप ये बताइए, ना ऑक्सीजन के बेड बढ़े, ना दवाई की व्यवस्था हुई, ना इंजेक्शन की जगह है, ना वेंटिलेटर बढ़े, तो क्या कहाँ लोग इलाज कराएं? हम क्या लोगों को ये हादसे में मृत्यु हो जाना, दुर्घटना में मृत्यु हो जाना, गंभीर बीमारी से जब लाइलाज हो मृत्यु हो जाना अलग बात है, पर अगर इस प्रकार से मृत्यु होंगी जो ठीक हो सकते हैं तो ये तो हत्या है। जो मुझसे बनेगा, जनसहयोग लेकर, अपने मित्रों का साथ लेकर, परिवार का साथ लेकर, हम तो पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे तन मन और धन से। यदि मैनेजमेंट बेहतर हो जाए तो हम इस आपदा से लड़ सकते हैं, लेकिन जितनी गंभीरता दिखना थी उतनी गंभीरता दिखी नहीं है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। हम लॉकडाउन सख्ती से करें, चैन को तोड़ें, ये हमारी प्राथमिकता तो होगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता भी उस तबके के लिए है जो तबका कोरोना से तो बच रहा है लेकिन भूख से मर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि 18 साल वालों को भी इंजेक्शन नहीं लग पाएंगे। हमने ये अपने तरफ से आगे बढ़ के एक पत्र दिया है प्रभारी मंत्री को, जिसपे उन्होंने कहा है कि अच्छी बात, इसकी राशि भी हम उपलब्ध कराएंगे और जैसा सरकार कह रही है हमारे पास मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ कम है तो हम 18 साल को भी लगा नहीं सकते सेकेंड डोज देना। इसमें शासन की कोई भी हम मदद नहीं लेंगे। सिर्फ हमको सीरम से 300 रुपये या 150 केंद्र सरकार से इंजेक्शन दिला दे। हम लोग इसमें निजी चिकित्सालयों से निजी पैरामेडिकल स्टाफ लगा के, लेकिन इसमें पूरी पारदर्शिता रखेंगे। जबलपुर शहर के जो 1 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन युवाओं का हुआ 18 साल, हमको कल से इंजेक्शन देंगे। हम परसों से अपनी पूरी व्यवस्था करके खुद इंजेक्शन लगवाना शुरू करा देंगे। प्रदेश और देश इस समय नेताओं से किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए है। जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है। अब देश इस महामारी से छुटकारा चाहता है। ऐसे में अगर कोई अब भी राजनीतिक बयानबाजी ही करे तो उस नेता के राजनीतिक भविष्य का फैसला जनता को ही करना होगा। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की आरएसएस विरोधी छवि को एक बार फिर उनके ट्वीट ने हवा दी है। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं और उसके बाद सूबे की सियासत एक बार फिर उसी एजेंडे पर लौट आई है जिसकी मौजूदा हालात में शायद किसी को जरूरत नहीं है। दिग्विजय ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर आरएसएस पर निशाना साधा है। पहले ट्वीट में दिग्विजय ने देश के नौजवानों के भीतर भरे उस जहर को निकालने की जरूरत बताई जो उनके मुताबिक घृणा और हिंसा के जरिए लोगों के मन में भरा गया है। यकीनन निशाना आरएसएस पर ही था।
अगले ही ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने एक ऐसे गैर राजनीतिक दल की जरूरत पर जोर दिया जो सभी राजनीतिक दलों को आरएसएस की विचारधारा से लड़ने में मदद करे। इसके फौरन बाद ही किए अपने तीसरे ट्वीट में दिग्विजय ने लिखा कि अब आरएसएस बदल गई है, लेकिन साथ ही सवाल खड़ा किया कि आखिर विपक्ष के पास क्या बदली हुई आरएसएस का कोई जवाब है। विपक्ष के पास आरएसएस का कोई जवाब हो या ना हो, लेकिन दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब जरूर दिया है। उनके मुताबिक दिग्विजय सिंह को आरएसएस फोबिया हो गया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि राष्ट्र सेवा करने वाले संगठन पर उंगली उठाना निंदनीय है। साथ ही दिग्विजय सिंह को चैलेंज भी कर दिया। ये दिग्विजय सिंह जी को क्या आरएसएस का फोबिया हो गया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं, भोपाल में ही गांधीनगर, शिवाजी नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद सेवा भारती के जो शिविर चल रहे हैं, किसी में एक में चले जाएं। खैर, मैं उन्हें सफाई नहीं दे रहा, पर सवाल जरूर पूछ रहा हूं, वो जिस समाज के पैरोकार हैं, उस समाज ने पूरे देश में कहीं कोई कोरोना के सेवा का केंद्र चलाया हो तो उसका ट्वीट भी कर दें। ये तो दिग्विजय सिंह ने ही ट्वीट कराया होगा कतर का, और उन्हीं ने फिर उसको अपने आगे बढ़ाया होगा। खाट पर लेटे लेटे एक जगह किसी कोरोना पीड़ित के बीच में न दिखने वाला शख्स उस राष्ट्र सेवी संगठन पर उंगली उठा रहा है, निंदनीय कृत्य है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर निशाना साधा हो। दिग्विजय पहले भी ऐसा करते रहे हैं, फिर वो सोशल मीडिया हो या फिर सार्वजनिक मंच। शायद ये दिग्विजय सिंह की राजनीति का स्टाइल है, लेकिन इस बार इसकी टाइमिंग को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि प्रदेश और देश इस समय नेताओं से राजनीति नहीं, किसी और चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छतरपुर में कोरोना अब खतरनाक रूप दिखाते हुए जिंदगियां छीन रहा है। पिछले 10 दिनों में तकरीबन 500 संक्रमितों की संख्या और 8 से 10 मौतों ने जिले को हिलाकर रख दिया है। हालांकि मौत के ये आंकड़े सरकारी हैं और स्थानीय लोगों के मुताबिक मौतें कहीं ज्यादा हुई हैं। यहाँ प्रशासन के सारे प्रयास और जनप्रतिनिधियों की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन मैनीफोल्ड डिपार्टमेंट खुद असमंजस में है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बड़े सिलेंडर कोरोना वार्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन अस्पताल में छोटे सिलेंडर को भरने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन के इंतजार में लोग परेशान घूम रहे हैं। इस समय हम जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग के ऑक्सीजन मैनीफोल्ड में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंबो सिलेंडर रखे हुए हैं। यहाँ से जंबो सिलेंडर की सप्लाई चालू है, लेकिन हम आपको यहाँ पर वास्तविकता से परिचय कराना चाहेंगे। दरअसल यहाँ जितने सिलेंडर रखे हुए हैं उनकी सप्लाई वार्ड नंबर 2 और 3 में है, यानी कि आईसीयू वार्ड में है या एसएनसीयू वार्ड में है। अधिकारियों द्वारा ये ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी मिली है कि अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि चौथे वाली मंजिल पर बड़े सिलेंडरों से सप्लाई नहीं दी जाएगी, सिर्फ छोटे सिलेंडरों से सप्लाई दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या छोटे सिलेंडर इतनी मात्रा में हैं जितने की कोविड पेशेंट यहाँ पर भर्ती हैं। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनसे जब हमने बातचीत की तो पता चला कि आखिरकार क्या कंडीशन है। क्या नाम है आपका? जी राज, बताएं कौन भर्ती है और क्या कंडीशन है, ऑक्सीजन लेवल क्या है? जी, मेरे फादर एडमिट हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन जो चल रहा है 60 to 65 चल रहा है। जैसे तैसे करके मैंने एक 20% का ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज किया है बाहर से, लेकिन मुझे अस्पताल प्रशासन की तरफ से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब आपको क्या बताया गया कि नीचे सिलेंडर है? मुझे वहाँ पर नर्स ने बोला है कि नीचे आप किसी बिल्डिंग में लास्ट पीछे वाली उसमें चले जाएं, वहाँ पर आपका ऑक्सीजन मैनीफोल्ड सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ से वो ऑक्सीजन रिफिल कर आपको छोटे सिलेंडर में दे देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी है ही नहीं, रिफिल करने का तो यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है। आपका क्या नाम है? राजचंद्र कुमार। आप बताएं क्या कंडीशन? मेरे भाई भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं। बता सिलेंडर नीचे मिल जाएगा, नीचे सिलेंडर लेने के लिए बच्चे भी सिलेंडर लेने के 2 घंटे से बैठे रहे। फिर फोन लगाया, बोले अभी नहीं आई गाड़ी। फिर हमने कहा तुम आ जाओ ऊपर जाके पापा के पास चले जाओ। इसके बाद लेके नीचे हम खड़े, सिलेंडर लेके आ गए, सिलेंडर गैस नहीं मिल रही है। तो कंडीशन ये है कि जहां एक और कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वहां पर इन मरीजों की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कोविड पेशेंट के साथ कितनी मुश्किलें पेश जा रही हैं। खुद मरीज के परिजन आकर सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जंबो सिलेंडर से सप्लाई
चौथे माले पर यानी कि कोविड वाले जो सेंटर है वहां पर नहीं है। और यही स्थिति है कि मरीज परेशान हैं। अपने परिजनों को बचाने के लिए, अपने मरीजों को बचाने के लिए परिजन काफ़ी परेशान हैं। छोटे सिलेंडर में गैस भरने की व्यवस्था नहीं है और बड़े सिलेंडर के लिए अधिकारियों द्वारा साफ तौर पर मना किया गया है कि ये चौथे मंजिल पर यानी जहां कोरोना वार्ड है वहां पर बड़े सिलेंडर नहीं पहुंचाए जाएंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो बातें बाहर कही जा रही हैं और जो वस्तु स्थिति है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सरकार, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि चाहे जितनी बड़ी बातें कर लें, लेकिन असल स्थिति यहां पर मालूम हुई जब हम यहां कोविड वार्ड में आए, ऑक्सीजन सिलेंडर की स्थिति जानी, तब जाकर स्थिति स्पष्ट हो सकी कि आखिरकार मरीज कितनी परेशानी में हैं। शिवेंद्र शुक्ला, बंसल न्यूज, छतरपुर। आगे बढ़ते नीमच जिला अस्पताल के कोविड वार्ड परिसर में एक मरीज 1.5 घंटा तड़पता रहा और अंततः तड़प कर उसकी मौत हो गई। स्टाफ ने बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होने का हवाला देकर भर्ती करने से मना कर दिया था। गंभीर हालत में मरीज ने वहीं दम तोड़ दिया। उधर सीएमएचओ का कहना है कि मरीज की हालत बहुत गंभीर थी, इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। नीमच के कोविड वार्ड में 115 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। वहीं आईसीयू बेड की संख्या 27 है, लेकिन सभी बेड फुल है। एक्चुअली ये शिफ्ट होके आया था, कहीं से रेफर होके आया था। आने के बाद उसकी गंभीर स्थिति थी और गंभीर इसको भर्ती करने की करवा रहे थे, इतने में उसकी डेथ हो गई। और ऐसी स्थिति में क्या नाम से हम लोग यहाँ पेशेंट्स का बर्डन ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण हम उनको व्यवस्थित कर रहे थे। और क्योंकि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था, इस कारण उसकी डेथ हो गई। रमेश मालवीय जी, आप कह रहे हैं कि ये जिस अस्पताल से रेफर किया गया था पहले ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, लेकिन 1.5 घंटे मरीज तड़पता रहा, किसी ने इसे अटेंड भी नहीं किया, किसी ने इसको देखा भी नहीं, परिजन वहां पर परेशान होते रहे। स्थिति तो देखनी चाहिए थी सर। ऑक्सीजन की बेड की व्यवस्था की जा रही थी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन बेड्स हैं। उसका अगर उसको ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिलता तो फिर दिक्कत जाती है। और तो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं मैडम। हमारे पास जरा ऑक्सीजन बेड्स की कमी होने के कारण हम व्यवस्था में हमारा हो सकता है समय लग गया हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो आपने भी बात कही है कि हो सकता है व्यवस्था बनाने में समय लग गया हो और हम इन व्यवस्थाओं में जुटे थे। समझ रहे हैं आप सिचुएशन इस वक्त क्या हो रही है? एक परिवार का एक सदस्य जिसकी डेथ हो जाती है सिस्टम की लापरवाही के चलते। ये जो सामने हम तस्वीरें देख रहे हैं या जो मरीज आपके यहाँ आ रहे हैं, जो परिजन आ रहे हैं, उनकी क्या गलती है? सिस्टम की लापरवाही की भेंट वो क्यों चढ़ेंगे? मैडम, बेड्स की व्यवस्था हो तो हम किसी को मना करते ही नहीं है, और बल्कि हम तो और भर्ती कर रहे हैं मैडम। हम अपने लेवल से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कुछ लोगों को हम जितने ज्यादा लोगों को सहयोग और अपने ऑक्सीजन बेड अवेलेबल करवाएं, उसके लिए हम ऐसा प्रयासरत हैं और हम हमारी कोशिश जारी कर रखी हुई है मैडम। क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं और अभी तक क्यों इतना समय लग रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है मरीजों को, बेड नहीं मिल पा रहे हैं मरीजों को, जबकि सरकार तो कह रही है कि तमाम जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पहुँचाए जा रहे हैं, क्यों व्यवस्था नहीं बन पा रही है? मैडम, जितने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पर जितना भी हो सकता है। हम अपने प्रयास कर रहे हैं कि किसी को भी हम निराश करके न लौटाएं यहाँ से, हम कोशिश कर रहे हैं। वही खबर शिवपुरी से, जहां मेडिकल कॉलेज के गेट पर एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आईसीयू के गेट पर तड़पती महिला का ये वीडियो वायरल हुआ। परिजन ने मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मेडिकल कॉलेज के गेट पर महिला तड़पती रही, लेकिन किसी ने भी महिला की सुध नहीं ली। वहाँ से बोल के गए कि वहाँ बेड की व्यवस्था है। हाँ। और यहाँ आके देखा तो ये एडमिट ही नहीं कर रहे कि यहाँ बेड ही नहीं है। हाँ। एक मित्र से कही, कोई पत्रकार थे, उसने कलेक्टर साहब से बात करके तब उनको एडमिट किया गया। फिर एडमिट करने के बाद शाम को देखा तो थोड़ी रिकवर हो गई थी, मतलब रिकवर हो रही थी, थोड़ी तकलीफ सी हो रही थी। तो स्टाफ से बोला गया, तो स्टाफ ने पता नहीं उनका इलाज किया नहीं किया, उनको ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। 3:30 बजे मेरे पास कॉल आई कि वो शांत हो गई। और आज मुझको पर्ची दी डेथ सर्टिफिकेट की। 24 तारीख को एडमिट बता रहे हैं, 25 तारीख को डेथ की बता रहे हैं, जबकि 27 को एडमिट हुई और 28 की डेथ हुई है। प्रबंधन की पूरी लापरवाही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है मरीज का। मरीज को मोरल सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसको कोई खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला नहीं है। मरीज घबरा के और मर रहे हैं।
चलिए, तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी तो सुनने को मिली थी। ये खबर देख लीजिए, इंदौर में जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की ऑनलाइन धोखाधड़ी भी शुरू हो गई है। तमिलनाडु और अन्य हिस्सों से लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल के जरिए इंजेक्शन डिलीवर करने का दावा कर फ्रॉड किया जा रहा है। दरअसल शहर के परदेशीपुरा क्षेत्र के रहने वाले पवन अग्रवाल के रिश्तेदार के साथ हुआ, तो उनसे व्हाट्सएप पर चैटिंग की गई। 70% एडवांस पेमेंट लेने के बाद ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ठगों ने अपना फोन ही बंद कर लिया और उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। बता दें कि देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है और इसी बात का फायदा उठाते हुए ठग ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं। फिलहाल इंदौर क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस को इसकी शिकायत की गई। हमारा मित्र का एक पेशेंट भर्ती है क्योरवेल हॉस्पिटल में, उसके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हमने गूगल सर्च किया तो इंडिया मार्ट पे कुछ नंबर डले हुए थे जिन्होंने में लिखा था कि वो इंजेक्शन दे सकते हैं। तो उनको हमने फ़ोन करा, फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होते हैं वो व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तमिल और इंग्लिश में बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऑनलाइन आप 30,000 रुपये डलवा दो, हम 6 घंटे में इंजेक्शन आपको इंदौर भिजवा देंगे। और फिर हमने पैसे नहीं भेजे। हमको पता चला कि कई सारे ऐसे लोगों ने उन लोगों को पैसे भेजे हैं और उन्होंने ब्लॉक कर दिया है और इस तरह का वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी थम नहीं रही है। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने मैक्स केयर अस्पताल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। खास बात यह है कि ये लोग हॉस्पिटल से ही जुड़े हैं। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मैक्स केयर अस्पताल में स्टाफ कोविड मरीजों के नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन लाता है, लेकिन उन्हें मोटी रकम में बेच दिया जाता है। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल से जुड़े हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अब क्राइम ब्रांच ये पता लगा रही है कि हॉस्पिटल को कितने इंजेक्शन जारी हुए और कितने इंजेक्शन इन लोगों ने खुले बाजार में बेच दिए। पुलिस ने मैक्स केयर हॉस्पिटल के संचालक, मेडिकल स्टोर संचालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल स्टोर संचालक जो था सोनू जाटव और उसका सहयोगी मोहसिन, ये तीनों मिलकर जो मरीजों को लगाने के लिए रेमडेसिविर आते थे तो वो मरीजों को न लगा के बेचते थे महंगे दामों में। और इसकी सूचना की और जिस खरीदार है उसको साक्षी के रूप में रखा है और उसने भी तस्दीक करी है कि उसके द्वारा जो पैसे दिए गए वो पैसे भी उनसे जब्त हुए हैं और निश्चित ही ये कालाबाजारी का एक प्रकरण था और उसे प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार किया गया है। तो आगे बढ़ते पंधाना में एसडीएम आरती सिंह की पहल रंग लाई है। कोरोना काल में एसडीएम ने व्यापारियों के साथ बैठकर सहयोग की मांग की थी, जिसके बाद शहर के व्यापारी एक साथ मिलकर आगे आए और प्रशासन की मदद की। व्यापारियों ने टीवी, कूलर, बेड, दवाओं समेत नगद राशि भी दी है ताकि इस महामारी से लड़ने में कुछ मदद हो सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड केयर सेंटर जो है हर ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे शुरू करने की बात की गई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो उसी की लिस्ट में ये था कि जब हम ब्लॉक लेवल पे कोविड केयर सेंटर शुरू कर रहे हैं तो जितनी सुविधाएं और जितने भी बेसिक इक्विपमेंट्स हमारी तरफ से शासन प्रशासन की तरफ से हो पा रहा था वो तो हमने अरेंज कर दिए, पर हमने साथ ही साथ अपील की है व्यापारियों से और दानदाताओं से कि अगर वो अपनी स्वेच्छा से कुछ दान करना चाहें, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो गया या रिक्लाइनर आईसीयू बेड्स हो गए और ऐसी कोई भी चीज़ें जो कि हॉस्पिटल के उपयोग में आने वाली हों,